नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम आपको तमाम खबरों को खबरदार के लेंस से दिखाएं उससे पहले इस समय की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान में जो हालात हैं उसको लेकर भारत में बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री मौजूद हैं इस बैठक में। दरअसल क्या होगा आगे का रास्ता, किस तरह से हो संबंध, और जो नया विवाद उठ खड़ा हुआ है, चूंकि बातचीत का पहला पड़ा हुआ है, इन सारी चीजों पर चर्चा के जरिए बातें निकलने की, मुद्दे सुलझने की बात है। 3 घंटे तक बैठक चली है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक है। अफगानिस्तान पर पीएम मोदी की यह अहम बैठक। अब खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को जो बधाई संदेश भेजा है, आज उसे पढ़ना पूरे भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें जिहादियों का कश्मीर प्लान साफ साफ लिखा हुआ है। अलकायदा की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो अब कश्मीर को आजाद कराने के सपने देख रहा है। असल में अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान दुनिया भर में जिहादियों का रोल मॉडल बन गया है और आतंकियों से कह रहा है, पधारो मारे अफगानिस्तान। इसी के साथ कश्मीर पर आतंकियों का फोकस बढ़ गया है। यहां यह देखना होगा कि भारत और तालिबान के बीच कौन कौन से कूटनीतिक ऑप्शंस बचे हैं और तालिबान को लाइन पर लाने के लिए भारत क्या कर रहा है। बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें, इस सवाल ने हर मां बाप और हर परिवार की राय को बांटा हुआ है। आज देश के कई राज्यों में स्कूल खुले, आज वहां एक नई रौनक देखने को मिली, लेकिन बहुत से परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल न भेजने का फैसला किया। आज माता पिता के मन में बैठे शक और जमीनी स्तर पर बच्चों के जोखिम का विश्लेषण करेंगे। आज की ट्रेंडिंग तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हैं। कुछ घंटों की बारिश दिल्ली को घुटनों तक पानी में डुबो देती है और चारों तरफ यही सवाल तैरता हुआ दिखाई देता है कि क्या हमने शहरों को बिना सोचे समझे बसाकर उन्हें स्मार्ट के बजाय बुद्धू बना दिया है और नाकाम ड्रेनेज सिस्टम के भरोसे अपने तमाम बड़े शहरों को छोड़ दिया है। और शुरुआत में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं। आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884 रुपए 50 पैसे का हो गया है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर पिछले 15 दिनों में ही 50 रुपए महंगा हो गया है, जबकि इस साल सिलेंडर के दाम 190 रुपए 50 पैसे बढ़ चुके हैं। कुल महंगाई की मार कैसे बढ़ती चली गई है, इसका एक आंकड़ा यह भी है कि पिछले 7 साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दुगुनी हो चुकी है। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए 50 पैसे थी, जो अब 884 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। घर के बजट पर महंगाई की मार पड़ रही है, लेकिन देश की जेब से जुड़ी गुड न्यूज भी आई है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,12,000 करोड़ रुपए रहा है। लगातार 2 महीने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है। इसके साथ ही भारत की जून तिमाही की जीडीपी विकास दर 20.1% आई, जो कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी के संकेत है। लेकिन भारत का जीडीपी अब भी कोविड महामारी से पहले के लेवल से 10% कम ही है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हार ने तालिबान के प्रति पूरी दुनिया का व्यवहार बदल दिया है, जिनमें बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं, जिनके लिए तालिबान अब जिहाद का रोल मॉडल बन गया है। कभी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन रह चुका अल-कायदा भी तालिबान की शान में कसीदे पढ़ रहा है और शुभकामना संदेश भेज रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की खबर से अल-कायदा के मुंह में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। उसने तालिबान को बधाई वाला संदेश भेजा है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बधाई संदेश का शीर्षक है, इस्लामिक एमिरेट्स को अफगानिस्तान में आजादी मुबारक। अपने बधाई संदेश में अल-कायदा ने अपनी जन्मजात हसरतों को भी रिवाइज कर लिया। अल-कायदा ने मैसेज में दुआ मांगी है कि लेवंट, सोमालिया, यमन और कश्मीर को इस्लाम के दुश्मन से आजाद हो जाए और दुनिया भर में मुस्लिम कैदियों को आजादी मिल जाए, जैसे अफगानिस्तान में मिल चुकी है। अल-कायदा की यह बधाई तालिबान ने स्वीकार की है या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन यह संदेश बताते हैं कि तालिबान चाहे जितना मर्जी कह ले कि वो सुधर गया है, लेकिन जिस तरह वो आतंकवादियों की आंख का तारा बन चुका है, उसके बाद से दुनिया की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा है। अफगानिस्तान में अब नए तालिबान का एक छत्र राज है। ये तस्वीरें इसकी झलक प्रस्तुत कर रही हैं। और तालिबान के दिल पर कौन लोग एक छत्र राज कर रहे हैं, ये उसकी बानगी भर है।
और अब तो तालिबान को बधाई देने वाले आतंकवादी संगठनों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। अलकायदा ने तालिबान की जीत पर तारीफों के लंबे चौड़े पुल बांध दिए हैं। जैश ए मोहम्मद और तरह तरह के आतंकी संगठनों ने भी तालिबान को बधाई दी है। सभी का एक ही एजेंडा है, सभी को तालिबान की जीत में कश्मीर दिख रहा है। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को जो है बधाई संदेश भेजा है। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तब से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अलकायदा ने जो है खुले तौर पर जो है तालिबान को बधाई दी है। और साथ ही में जो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अलकायदा ने अपने बधाई संदेश में ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को वो भारत से अलग करेंगे। ये काफ़ी चिंता का विषय है। तालिबान बार बार कह रहा है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन साथ ही ग्लोबल आतंकवादियों को अफगानिस्तान में पधारने का न्योता दे रहा है और आतंकवादी भी इस लाइफ टाइम ऑफर की तरह लपक रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी और $50 लाख का इनामी वैश्विक आतंकवादी हक्कानी नेटवर्क का चीफ खलील हक्कानी, जो तालिबान के राज में काबुल का नया सुरक्षा प्रमुख है। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सुरक्षा प्रमुख अमीन उल हक, जिसने तोरा बोरा की पहाड़ियों में ओसामा की सुरक्षा की थी, जिसने 2002 में तोरा बोरा में अमेरिकी फौज से ओसामा को बचाकर उसे पाकिस्तान के वजीरिस्तान पहुंचाया था, वही अमीन उल हक अलकायदा के शीर्ष आतंकवादियों में शामिल है और अब तालिबान सरकार का खास सहयोगी बनकर अफगानिस्तान लौट चुका है। इसके साथ लोगों को सेल्फी लेते हुए देखा गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में खूंखार आतंकवादियों का स्वागत हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे जल्द ही पाकिस्तान से आतंकवादियों के स्वर्ग का टाइटल छिन जाएगा। पाकिस्तान को इससे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि उसे तो अब तालिबान से ही आखिरी उम्मीद है। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान को अब चुनाव करना होगा, उसे प्यारे आतंकवादियों को चुनना होगा या खुद को अफगानिस्तान में साबित करना होगा। लेकिन फिलहाल तो रंग बदलने में गिरगिट को भी वो मात दे रहा है। असलियत तो ये है कि वो सिर्फ आतंकवादियों का ही सगा है, जो कश्मीर में उससे ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे। जो उनकी तालिबान वन रजीम के टाइम पे जो इमेज थी वो बहुत ही क्रूर इमेज थी, वो बहुत ही अलग थलग की वाली इमेज थी। तो उसको बैड तालिबान इमेज की जगह गुड तालिबान इमेज करने की कोशिश में है। तो मैं ये कहूँगा वो डायरेक्टली इस वक्त वो चाहते हैं कि अगले 5-6 महीने तक वो सेटअप हो जाएं, दुनिया से उनको रिकग्निशन मिल जाए और उसके बाद में वो असली अपना रंग रूप लाएंगे। तालिबान कहता है कि कश्मीर में उसका कोई एजेंडा नहीं है। वो कश्मीर के मसले को भारत का अंदरूनी मामला भी बताता है, लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। तालिबान जितनी शिद्दत से शराफत का प्रदर्शन करता रहे, लेकिन उसके एक्शन बता देते हैं कि है तो वो आतंकी संगठन ही। ये बात पाकिस्तान भी जानता है और भारत भी। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान ने तो अपने रवैये से बता दिया है कि उसे अफगानिस्तान में आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों की बधाई कबूल है, लेकिन क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को कबूल करेगा? यह सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि तालिबान ने आतंकवादियों के स्वागत के दौरान वक्त निकालकर भारत से मुलाकात की गुजारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने कबूल कर लिया। कतर के दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद स्तानिकज़ई के बीच पहली आधिकारिक मुलाकात हुई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि यह मुलाकात तालिबान के आग्रह के बाद हुई है। मुलाकात का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की जल्द वापसी पर था। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिकों को भारत लाने पर भी बात हुई है। भारत ने तालिबान से कहा है कि भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया है कि तालिबान के प्रतिनिधि ने भारत द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक तौर पर विचार करने का आश्वासन दिया है। वैसे तालिबान और भारत सरकार के बीच यह मुलाकात 1999 के कंधार हाईजैक कांड के बाद दूसरी मुलाकात थी, जो गोपनीय नहीं थी। हालांकि तालिबान पर भारत सरकार ने अब भी अपना फाइनल फैसला गोपनीय ही रखा है। ये दिसंबर 1999 की बात है, जब भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर पहली बार तालिबान नेताओं से मुलाकात की थी। जगह थी कंधार एयरपोर्ट। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तालिबानी नेताओं से मिले थे।
इसी मुलाकात के बाद तालिबान ने भारतीय विमान को छोड़ा था, भारतीय जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई के बदले में। Innocent men, women and children have been criminally kept confined during this festive season and this period of light and joy for more than a week. We had stated at the very beginning that our primary concern was the earliest termination of the hijacking and the safe return of all passengers and crew. ये भी महज इत्तेफाक की बात है कि अब 22 वर्षों के बाद जब भारत सरकार ने दूसरी बार तालिबान से औपचारिक मुलाकात की तो इसमें कई बातें समान हैं। पहली ये कि इस बार भी तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में है। दूसरी ये कि इस बार भी भारत में बीजेपी की सरकार है। तीसरी ये कि मुलाकात का प्रमुख मुद्दा भी अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षित रिहाई का है। 1999 के बाद ये दूसरी मुलाकात है तालिबान के लीडरशिप के साथ भारत की आधिकारिक। तो क्या मुद्दा सिर्फ उन भारतीयों की रिहाई का था, उन भारतीयों का ही था जो अफगानिस्तान में फंसे हुए? तो इसका उत्तर देखिए स्पष्ट है कि मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ उतना ही नहीं, ये मुद्दा सिर्फ भारत की सिक्योरिटी का है, भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे इसका है। इस पर बृहद चर्चा होगी, लेकिन ये पहला प्रयास था। 1999 की मुलाकात और इस बार की मुलाकात में एक और समानता है, वो ये कि अभी भी भारत ने तालिबान को मान्यता नहीं दी। लेकिन क्या भारत सरकार ने अब की बार तालिबान को मान्यता देने के बारे में कोई फैसला लिया है? क्योंकि चीन, पाकिस्तान और रूस बिना वक्त गंवाए पहले ही तालिबान की थैली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। जैश ए मोहम्मद, अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन तालिबान को जीत की बधाई दे चुके हैं। हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन तालिबानी सरकार में अपनी भूमिका तय कर चुके हैं। जाहिर है ये सभी भारत विरोधी ताकतें हैं और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अभी और वेट एंड वॉच बाकी है। ऐसा है, आप वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। ये सबको पता है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान का बैड टाइम एक बार फिर शुरू हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि तालिबान का गुड टाइम चल रहा है। लेकिन तालिबान भी जानता है कि अब टाइम बदल चुका है। अगर लंबे टाइम तक अफगानिस्तान पर राज करना है तो भारत को अपनी साइड करना जरूरी है। इसीलिए टाइप के तालिबानी नेता टाइम पर भारत को लुभाने वाले बयान दे रहे हैं। हमारे भारत के साथ राजनीतिक, व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते हैं और हम भारत के साथ इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहते हैं। ये तालिबानी महानुभाव हैं शेर मोहम्मद स्टेनकजाई। इन्होंने ही कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल से एक बार मिल लेने की गुजारिश की थी, जो भारत ने कबूल कर ली, क्योंकि तालिबान को यह क्लियर करना जरूरी था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के लिए होना भारत कबूल नहीं करेगा। ये जरूर है कि हमारे जो वहाँ सिटीजन्स और हमारे भारतीय मूल के नागरिक, उनकी सुरक्षा और उनको आने की व्यवस्था करने के लिए ये बातचीत जरूरी थी और ये बताया गया है। और हिंदुस्तान के जो और उद्देश्य हैं और जो कंसर्न्स हैं कि एक तो अफगानिस्तान की धरती और पे भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी ग्रुप ना वहाँ ट्रेनिंग करे, ना वहाँ पनपे और ना वहाँ से प्लान करके हिंदुस्तान पे अटैक किया जाए। तो एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अगेंस्ट भी है और इसमें और भी बातें हुई होंगी। वैसे मुलाकात भले ही तालिबान की गुजारिश पर हुई, लेकिन हुई तो कतर के दोहा में भारतीय दूतावास के अंदर ही। और अंदर की बात तो ये भी है कि ये मुलाकात सिर्फ तालिबान के लिए ही जरूरी नहीं थी। भारत के पास 2 ही विकल्प थे। पहला ये कि तालिबान से दूरी बनाना और अफगानिस्तान में निवेश को भूल जाना। लेकिन भारत ने तालिबान से बात करके दूसरा विकल्प चुना। हालांकि भारत में कई लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। Jaish e Mohammed and Lashkar-e-Taiba are active in that region. I wished and hoped that the government of India would have clearly told them that in Helmand and in Khost, Lashkar-e-Taiba and Jaish e Mohammed are active. Stop those camps. Secondly,
I want to know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? Suniye, either Taliban is a terror organization or it is not. Please clarify to us how you see the Taliban. विदेश मंत्रालय का बयान बता रहा है कि तालिबान ने भरोसा दिया है कि भारत की सारी शर्तें उसे बिना शर्त मंजूर हैं। हालांकि तालिबान की कथनी और करनी कभी मैच नहीं करती। भारत से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। भारत ने तालिबान को पहले भी मान्यता नहीं दी थी। जब तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, इस बार भी भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं, क्योंकि भारत के विरोधी देश और आतंकवादी संगठनों ने जिस तरह तालिबान से नजदीकियां बढ़ाई हैं, उसे देखते हुए जानकार ये भी मानते हैं कि तालिबान से दूरी बनाए रखना भारत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। और ये बात सिर्फ भारत के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि सभी बड़े देशों पर लागू होती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अफगानिस्तान से कुछ गुजारिशें की। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें तालिबान को अफगानिस्तान में मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रस्ताव में तालिबान का नाम 5 बार लिया गया है, लेकिन इसकी निंदा नहीं की गई है। इस प्रस्ताव को फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने प्रायोजित किया था और भारत समेत 13 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। लेकिन वीटो पावर वाले रूस और चीन वोटिंग में गैर हाजिर रहे। जाहिर है उनको तालिबान के दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। यूएनएससी में 13-0 से पास हुए इस प्रस्ताव के अनुसार तालिबान से प्रमुख तौर पर 3 बड़ी मांगें की गई हैं, जिसे आप गुजारिश भी कह सकते हैं। इसमें मांग की गई है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने या दूसरे देशों को धमकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा तालिबान से उम्मीद की गई है कि वो अफगानिस्तान के नागरिकों और विदेशियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से निकालने में भी मदद करेगा। इस प्रस्ताव में अफगानिस्तान में मानवाधिकारों को कायम रखने में तालिबान के साथ के महत्व पर भी जोर दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि अगर तालिबान उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसको क्या सजा देगी। इससे तो ऐसा लगता है कि मानो इस समय दुनिया का कोई भी देश तालिबान से पंगा लेने के मूड में नहीं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिएगा कि हमारे स्मार्ट शहर बारिश के सामने बुद्धू कैसे बन जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने में रिस्क है या नहीं। इस ब्रेक के बाद रहिए। आप देख रहे हैं खबरदार। दुनिया का कोई महानगर स्मार्ट है या नहीं, इसके कई टेस्ट होते हैं, कई पैमाने होते हैं और उनमें सबसे मुश्किल पैमाना और सबसे मुश्किल टेस्ट बारिश में होता है। मूसलाधार बरसात को किसी शहर का ड्रेनेज सिस्टम कितना झेल पाता है, इससे उस महानगर की व्यवस्था का आकलन होता है। भारत की राजधानी दिल्ली बारिश वाले स्मार्ट सिटी टेस्ट में आज फिर से फेल हो गई और एक तरह से बुद्धू साबित हुई। दिल्ली की सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी की तस्वीरें शहर के तमाम हिस्सों से रिपोर्ट हुई। बारिश में दिल्ली की सड़कों के दरिया बन जाने की इस नाकामी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सड़कें नदी बन गईं क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था जोरदार बारिश के असर को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। ये बात सच है कि एक दिन में दिल्ली में हुई बारिश ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 112.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। So in 19 year it is highest for the September month. And if we see again record also right from 1961, 24-hour highest. So this is the 5th highest. Range today we are continuing because if you see already we had 20 centimeter. Any further rain will aggravate the situation. So today will be there, but tomorrow it will reduce. लेकिन ये क्या बात हुई कि देश की राजधानी दिल्ली तेज बारिश के हालात का सामना न कर सके। क्या ये स्मार्ट सिटी दिल्ली के सपनों से मजाक नहीं है? दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अंडरपास के नीचे बनी ये अकेली स्थिति बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में रेन वाटर मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है।
जी हाँ, अगर यहाँ आपको एक पार से दूसरे पार होना है तो शायद तैर कर ही जाना होगा, चाहे आप गाड़ी में हो, बाइक पर हो, पैदल हो, हर जगह यही हालत है। और ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। देखिए कि किस तरीके से यहाँ सड़क बन गई है, पूरी तरह से दरिया, नदी, एक पार से दूसरे पार होना इतना मुश्किल है। इस सीजन में जब दिल्ली की पहली बारिश हुई तो उस दिन मशहूर मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं भरा था, लेकिन 1 सितंबर को वहां क्या हाल हुआ खुद देख लीजिए। जबकि पहली बारिश में मिंटो ब्रिज के नीचे स्थिति नियंत्रण में होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम की पीठ थपथपा दी थी। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज पर मौजूद हैं और जब दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो रोड ब्रिज होता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इस कदर ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग हो चुकी है कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। दिल्ली का कोई इलाका बारिश की मार से खुद को बचा नहीं सका, चाहे वो पॉश इलाका हो या फिर वीवीआईपी लुटियन जोन ही क्यों ना हो। जहां पर हूं यहां पर दरअसल बड़े बड़े बूस्टर पंप लगाए गए हैं ताकि पानी को यहां से निकाला जा सके। और बूस्टर पंप के अलावा जैसे ही कोई गाड़ी यहां से गुजरती है, आप समझिए पानी का स्तर कितना ज्यादा है। 5 घंटे से 6 घंटे का समय लगेगा इस तरह के बूस्टर पंप से यहां से पानी निकालने में। 8 पंप लगे हैं, लेकिन 5 घंटे आप ये समझ सकते हैं कि अगर बरसात है, ऑरेंज अलर्ट है और अगर बरसात जारी रहती है ऐसे में, तो फिर अपने आप में ये बेहद मुश्किल चुनौती हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के कुछ कर्मचारी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं, पानी जब अपने आप में लहर बनती है, छोटी गाड़ियों के लिए मुश्किल। देखिए वहां पर अब ऑटो रिक्शा बंद पड़ गया है। ऐसे लगातार कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो ठप पड़ गई हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं पहुंचाने के लिए, ये यहाँ पर फंस गए। आज तक की टीम इस वक्त बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मौजूद है और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सीधे सड़क जाती है कनॉट प्लेस की ओर। यहाँ पर आप देखिए कि सड़क तक कितना पानी भरा हुआ है। इधर शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन के पास तक पानी भर गया है। लोगों को खासा दिक्कत इस वक्त हो रही है क्योंकि जल जमाव की जो स्थिति है वो सड़कों पर दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। बारिश में दरिया बन जाने वाले हालात दिल्ली एनसीआर में बदलते क्यों नहीं? क्या इच्छा शक्ति नहीं है? क्या यहाँ के मास्टर प्लान में ऐसा बदलाव करने की जरूरत है जिसका साहस सरकारों के पास नहीं है? बारिश में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी होती है। बारिश के हालात ना हो तो ट्रैफिक जैम की स्थिति दिल्ली में भयावह होती है। बारिश के दिनों में तो भगवान ही मालिक है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक जैम की वजह से 9.6 अरब डॉलर यानी 70,000 करोड़ रुपयों से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली भी दुनिया के अन्य शहरों की तरह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है। दिल्ली और भारत के अन्य शहरों में असामान्य बारिश के हालात बन जाना अजूबा नहीं। 2020 में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक मॉनसून सीजन में भारत में असामान्य बारिश से बाढ़ और भूस्खलन हुए। 2020 में जून से अक्टूबर के बीच 10 अरब डॉलर यानी 73,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ और 2067 मौतें हुई। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में जूझना तो हमें ही है। कम से कम दिल्ली जैसे महानगरों में कारगर ड्रेनेज सिस्टम से हालात बेहतर हो सकते हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल, आशुतोष मिश्रा, जितेंद्र बहादुर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के समय में आज से पहली बार देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर स्कूल खुले। स्कूल खुलने के पहले दिन जहां पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती दिखी, वहीं स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं में सुकून था। लेकिन स्कूल खोलने का फैसला ऐसा है जिस पर हर परिवार में अलग अलग राय हैं। कई एक्सपर्ट्स अब भी स्कूल खोले जाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में कोरोना नियमों के साथ स्कूलों में पहले दिन कैसा माहौल रहा, इसे समझने के लिए आज तक के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। 2020 में बंद हुए स्कूल कोरोना प्रोटोकॉल के नए मिजाज के साथ 2021 में फिर खुल रहे हैं। 1 सितंबर को कई अन्य राज्यों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का ताला खुला। यूं तो दिल्ली के छात्रों को कमोबेश ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा जरूर थी, लेकिन स्कूलों के ताले खुले
तो इन छात्रों की मानो जान में जान आई। आई थिंक फॉर एवरी स्टूडेंट ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि क्लासरूम में आकर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ना, टीचर से डाउट फिजिकली पूछना एंड दोस्तों से बातें करना। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। सर मेन मकसद हमारा पढ़ाई था, तभी तो सर इतनी बारिश से हम लोग आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए केवल। स्कूल को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया और पहला दिन अच्छा लग रहा है, पर बारिश की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई आने में। घर वाले भी जानते हैं कि ऑफलाइन ज़्यादा अच्छे से बच्चे पढ़ पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, टीचर से शेयर कर पाते हैं, डाउट्स पूछ पाते हैं, तो घर वाले ने भी रोका नहीं। ऑनलाइन भी कर लेते हैं और स्कूल में भी आने का शौक है मैम। फिजिकल क्लास हो तो बेहतर है। क्यों मैम? फिर स्कूल में आके मैम सही होता है ना, ऑनलाइन में नेटवर्क चलते हैं नहीं चलते हैं मैम, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी। बेशक स्कूल खोलने से पहले कोरोना से बचने के तमाम उपायों की गारंटी दी गई है, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका सर पर खड़ी है। इसलिए स्कूलों के खोले जाने के स्वागत में भी एक संशय है, एक परेशानी है। कम से कम ऐसी सावधानी तो जरूर है जो स्कूलों में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद और मौज मस्ती या यूं कहें कि पर्सनल डेवलपमेंट के पुराने दिन तो नहीं लौटा सकते। खूब झेलने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का हुआ जो अपने स्कूल से दूर रहे। और 1 सितंबर से जब दिल्ली में स्कूल खुले हैं 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा के लिए, और अगली जो कक्षाएं हैं इसके नीचे की उन्हें 8 सितंबर से शुरू किया जाएगा। और आज ये पहला दिन है जब इन बच्चों को एक लंबे समय के बाद अपने स्कूल जाने का मौका मिला है। हम वेस्ट विनोद नगर में हैं और यहाँ जो सर्वोदय विद्यालय है, आज पहला दिन है इन बच्चों के लिए। ये सिर्फ 12वीं की छात्राएँ हैं। स्कूल अपने हिसाब से सैनिटाइजेशन करके अलग अलग व्यवस्थाओं में बच्चों को बुलाएगा, लेकिन आज 12वीं की जो छात्राएँ हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार आज 1 सितंबर से फिजिकल क्लासेस की शुरुआत दिल्ली के स्कूलों में हो गई है, क्लास 9 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए। हम इस वक्त हैं हारकोट बटलर स्कूल जो कि मंदिर मार्ग दिल्ली में है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हालांकि फिजिकल क्लासेस की शुरुआत हो गई है, बहुत ही कम बच्चे आज स्कूल तक आए हैं। एक तो तेज़ बारिश, ऊपर से कोरोना वायरस का डर, और ज़्यादातर स्कूल्स की प्रिंसिपल्स का यही कहना है कि जब तक पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट नहीं आता तब तक वो फिजिकल क्लासेस की तैयारी शुरू करने की कोशिशें नहीं करेंगे। दिल्ली समेत देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुले हैं, लेकिन अब भी अभिभावकों का एक बड़ा वर्ग है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। is that बच्चों को कहीं कैच ना Ma'am, of course there is a fear, there is a third wave fear and everything. So of course we cannot take the risk at all. It's very good that they have given us 2 options. One is offline and one is online. And we are very much satisfied they have given the online. अभिभावकों की अपनी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन स्कूलों को खोलने का फैसला लेने के लिए विशेषज्ञों ने मंथन किया है। हाल ही में एक संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा भी था कि स्कूल न खोलने से सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं प्रभावित होती, बल्कि बच्चों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। स्कूल खोलने को लेकर ये तर्क दिए जा रहे हैं कि बच्चों पर कोरोना का असर बहुत ही कम है। ऐसे में इस तर्क को आंकड़ों की कसौटी पर भी चेक कर लेते हैं, तभी खबर की पूरी पिक्चर आपके समझ में आएगी। अमेरिका जहां डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है, वहां बच्चों में संक्रमण को लेकर काफी चिंता जताई गई, लेकिन बच्चों में संक्रमण का शेयर कुल मामलों का 14.6% निकला। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में भी बच्चों की संख्या 2.3% रही। अमेरिका के डेटा का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कोरोना के नए वेरिएंट का संक्रमण होने के बावजूद बच्चों के संक्रमण के 0.07% यानी 1% से भी कहीं कम मामलों में मौत हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने में जोखिम बहुत कम है, लेकिन यह भी सच है कि माता पिता का दिल अपने बच्चे के मामले में सिर्फ किसी आंकड़े के आधार पर अंतिम फैसला नहीं ले सकता। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने भारत के उन राज्यों के सरकारी आंकड़ों को स्टडी किया है जहां पिछले 1.5-2 महीने में स्कूल खुले। इन आंकड़ों का सार यह निकला कि बच्चों को कोविड पॉजिटिव होने के मामले तो सामने आए, लेकिन अधिकतर मामलों में बच्चों की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। ज्यादातर राज्यों में जुलाई से अगस्त आते आते उसी रफ्तार से बच्चों में संक्रमण के आंकड़े गिरे जिस रफ्तार से वयस्कों में आंकड़े गिरे। हालांकि यह भी सच है कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम रही है, क्योंकि माता पिता जोखिम नहीं उठाना चाहते और वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं। अभी एक ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक।